Hello friends, एक big announcement by Microsoft Fabric team. Now Azure SQL database in Fabric. But wait, सबर करो। लेक हाउस में और वेयर हाउस में भी SQL हमने पढ़ा था, राइट? सो इसकी इतनी हवा क्यों है, समझते हैं इस वीडियो में। तो स्क्रीन पर आते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है, जो Azure SQL डेटाबेस था जो हम Azure में जाकर बना सकते थे, उससे पहले हम ऑन प्रेमिसेस भी यूज़ करते थे, तो वो अब फैब्रिक में आ चुका है। अगर आप यहाँ जाएंगे नीचे और इस एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ, ये डेटाबेसेस यहाँ पर आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में जाएंगे, देखो यहाँ पर ये डेटाबेसेस यहाँ पर आ रहा है, राइट? क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर अभी हमारे पास आया है रिकमेंडेड आइटम टू क्रिएट में SQL डेटाबेस। एक्चुअल में ये है Azure SQL डेटाबेस। होपफुली इन द फ्यूचर MySQL या PostgreSQL भी यहाँ पर आ सकते हैं, बट अभी Azure SQL डेटाबेस जो है हमारे फैब्रिक एनवायरनमेंट में आ गया है। लेकिन जब हमने लेक हाउस पढ़ा था, हमने वेयर हाउस पढ़ा था, दोनों में ही हमने SQL यूज़ किया था। इवन डेटा वेयर हाउस में तो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर भी बनाए थे, व्यूज़ भी बनाए थे। तो यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले मैं समझना होगा ये दो टर्म्स के बारे में। एक है OLAP और एक है OLTP। देखिए, जब हम SQL की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ Azure SQL डेटाबेस हो या कोई भी हो, तो वो एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम होता है, ठीक है। OLTP मीन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यहाँ पर आती है। लेकिन जब हम एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं तब हम OLAP यूज़ करते हैं, OLAP, क्योंकि वो एनालिटिक के हिसाब से होता है। क्योंकि देखो, जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, जब वो ट्रांजैक्शनल फॉर्म में होता है, जैसे हम अकाउंट से कनेक्टेड है या कोई वेबसाइट में डेटा स्टोर हो रहा है, तो इतना हाई डेटा नहीं जा रहा होता है, रॉ बाय रॉ वो डेटा स्टोर होता है। तो कुछ भी हम क्वेरी करते हैं तो रॉ बाय रॉ जो है उसकी फुल रॉ चलती है। रॉ बाय रॉ हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं रॉ बाय रॉ। लेकिन जब हम उसको एनालिटिक्स में चाहिए होता है तो उसको में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हम SSAS की बात करें, SQL सर्वर एनालिटिकल सर्विसेज जो होती है, तो वहाँ पर उसको कंप्रेस करके रखा जाता है डेटा, ताकि और उसको ऑप्टिमाइज बनाया जाता है कि हम उसे हैवी डेटा क्वेरी कर सकें। क्योंकि जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे होंगे हमें सारा डेटा चाहिए होगा कि सम करो, टोटल कितना है सेल्स अमाउंट, कितनी सेल्स हुई है, कितना रिटर्न आया है। लेकिन जब ट्रांजेक्शन में बात कर रहे हैं, वेबसाइट खोली हुई है, हमने कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो डेटाबेस से डेटा आ रहा है, तो वो उसी प्रोडक्ट का आएगा, राइट, जो हमने खोला हुआ है। या हम कोई फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा ही अपना फॉर्म जो है वहाँ पर एंट्री होगी। या हम कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो राइट, आप समझ रहे होंगे ट्रांजेक्शनल सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो अभी तक तो फैब्रिक के अंदर कोई ट्रांजेक्शनल सिस्टम नहीं है हमारे पास, लेकिन अब जब डेटाबेस में कनेक्ट हो चुका है तो हम इसी डेटा का यूज़ कर सकते हैं। हमें अलग से अब Azure SQL मेंटेन नहीं करना है, हम फैब्रिक के अंदर ही हम अपने SQL डेटाबेसेस बना सकते हैं और वहाँ पर डेटा रख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल देखते हैं क्या उन्होंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले जाके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जाते हैं अपने वर्क स्पेस में और फिर यहाँ पर न्यू आइटम SQL, ये देखो ये रहा। क्लिक करते हैं तो हमें ऑब्वियसली सबसे पहले नेम रखना होगा। इसका नाम हम रख देते हैं TestDB02, राइट, और क्रिएट करते हैं। कुछ भी रख सकते हैं आप, ये डेटाबेस का नेम ही है ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये क्रिएट हो रहा है। ओके, तो नाउ एक ब्रांड न्यू जो है एक विंडो ओपन हो चुकी है हमारे पास। कुछ फैमिलियर लग रहा है लेक हाउस या वेयर हाउस की तरह, बट यहाँ पर दो एक्सप्लोरर में जाएंगे तो ये देखो डेटाबेस है हमारा, और ये हमारा क्वेरीज है। अभी कुछ नहीं खुल रहा है यहाँ, और ये हमारा DBO स्कीमा है यहाँ पर। तो स्कीमा के अंदर 4 पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, एक टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शन। देखो फंक्शन वहाँ नहीं था, ठीक है, Azure वेयर हाउस में वहाँ पर फंक्शन नहीं था, यहाँ पर ये फंक्शन भी आ रहा है। तो ये हमारा स्कीमा है DBO, इसमें टेबल्स है, व्यूज है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस के फोल्डर्स आ रहे हैं। देखो फंक्शन यहाँ पर नया है, डेटा वेयर हाउस में फंक्शन नहीं था, इसमें हमारे पास फंक्शंस हैं। तो अभी तो कुछ नहीं है, ब्लैंक है सब कुछ, राइट, क्वेरीज में भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो गेट डेटा का ऑप्शन है। तो देखो यहाँ से हम डेटा फ्लो से और डेटा पाइपलाइन दोनों से ही डेटा यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें डेटा यहाँ पर SQL में रखेंगे कैसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर ये न्यू क्वेरीज है, क्लिक करते हैं, देखो ये क्वेरीज बन चुकी है। यहीं पर हम SQL की क्वेरी रन करेंगे, जिसके हिसाब से टेबल्स, व्यूज जो भी बन सकते हैं। देखो टेम्पलेट भी दिए हुए हैं,
देखो न्यू स्कीमा का टेम्पलेट है, न्यू टेबल्स का है, तो न्यू टेबल पर क्लिक करते हैं। है देखो टेबल नेम का स्कीमा बन गया। रन कर दूंगा इस क्वेरी को तो टेबल नेम नाम से टेबल भी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जरा टेस्ट टेबल रख लेते हैं। देखो ये टेबल बन गई है। यहाँ जाएंगे तो देखो ये रही वो टेस्ट टेबल। इसको अगर मैं स्क्रिप्ट टेस्ट ड्रॉप करूं तो ये देखो नया बन गया और इसको ड्रॉप कर दिया। जब हम ट्रेडिशनल SQL डेटाबेस यूज़ करते हैं तो ओब्वियसली उसमें एक API होती है, क्योंकि हमें वो अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करनी है। अगर हमारा कोई भी ऐप है या कोई भी एप्लीकेशन है, वहाँ से हमने SQL कनेक्ट किया हुआ है, तो वो API के थ्रू बात करता है। राइट, कि हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें डेटा फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर डेटा चाहिए हमें वहाँ से, तो वो API से बात करते हैं। तो इस वाले SQL के साथ हम API भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप GraphQL की न्यू API फॉर GraphQL भी यहाँ पर आ रहा है। तो चलो टेस्ट करते हैं ये कि ये क्या चीज़ है हमारे पास ऑप्शंस में यहाँ। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेन स्क्रीन पर जाते हैं और कुछ सैंपल डेटा डाउनलोड करते हैं। देखो यहाँ पर डेटा फ्लो के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, चाहे तो हम SQL से या कनेक्ट स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, पर हम सबसे पहले सैंपल डेटा ले लेते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ टेस्ट किया जा सके। फिर बाकी पार्ट्स जो है वो ऐसे SQL डेवलपर के रूप में यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर जाकर प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये इंपोर्टिंग सैंपल डेटा हो रहा है। डू नॉट मॉडिफाई द डेटाबेस फाइल इंपोर्ट इज इन प्रोग्रेस। तो वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है ये रेडी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक नया स्कीमा बन गया है। तो ये और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की टेबल्स आ रही हैं। किसी भी एक टेबल पर क्लिक करते हैं तो वो टेबल हम यहाँ पर देख पाएंगे। देखो ये सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। राइट, कस्टमर पे जाएंगे तो कस्टमर का डेटा मिल जाएगा। राइट, देखो बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। अगर हम इस कस्टमर टेबल के कॉलम्स में जाएं तो देखो यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल जा रहा है, उसका पूरा स्कीम का इन्फॉर्मेशन है कि देखो ये यहाँ पर ये प्राइमरी की है, ये डेटा टाइप है और ये नॉट नल है। तो इस तरह से सारी टेबल्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो इसको और एक्सपेंड करेंगे तो देखो कॉलम्स को एक्सपेंड करेंगे तो देखो सारे कॉलम्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो सारे कॉलम की इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। देखो प्राइमरी की है, डेटा टाइप है और नॉट नल है। ये इस तरह से सभी कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन भी है और यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस भी हैं। देखो इंडेक्सेस भी यहाँ पर ऑलरेडी हैं। अब जरा कुछ क्वेरी करके देखते हैं। यहाँ पर एक न्यू क्वेरी बनाते हैं और जरा यहाँ पर हम प्रोडक्ट टेबल या कैटेगरी टेबल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। और सॉरी यहाँ पर उन्होंने अभी ये नहीं बनाया है, ड्रैग करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जरा ये हमारा स्कीमा था, डॉट टेबल है हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट। तो इतना ये काफ़ी है और रन करते हैं। को पूरी टेबल आ गई। राइट, वेयर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर पेरेंट प्रोडक्ट आईडी लेते हैं। पेरेंट प्रोडक्ट टेबल का पेरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी इक्वल टू 1। राइट, देखो डेटा यहाँ पर आ चुका है। ऐसे हम चाहे तो इसका हम व्यू बना सकते हैं। देखो ये रहा CSV व्यू। इसको हम स्कीमा सेलेक्ट कर लेते हैं और व्यू का नाम दे देते हैं। व्यू का नाम है कैटेगरी 1। राइट, इस नाम से बना दिया है। ये देखो उसका कोड भी है, तो चाहे कोड कॉपी कर लो यहाँ से, या तो कोड कॉपी कर लो या फिर सीधा ओके कर दो। ये व्यू बन चुका है। अब व्यूज़ वाले सेक्शन में आएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये रहा। राइट, तो इसको अब हम रन करते हैं तो ये आ गया। टॉप कुछ कॉलम्स रिमूव कर देते हैं और अब रन करते हैं। राइट, डेट
नेम्स एंड कैटेगरी टाइप्स आ चुका है, राइट। तो क्वेरीज तो चला ही सकते हैं जैसे कि वेयर हाउस में देखा था। अब जरा हम करते हैं इसे डिफरेंट टूल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे ओपन इन में, तो किसी भी टूल से कनेक्ट कर सकते हो उसको। जैसे पॉपुलर हम सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये हमारा सर्वर नेम है और ये हमारा डेटाबेस नेम है। तो अगर इंस्टॉल नहीं है वो तो हम डाउनलोड कर सकते हैं SSMS को, अदरवाइज ओपन कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ओपन। तो सर्वर नेम में हम सबसे पहले डालेंगे सर्वर नेम। तो ये हमारा सर्वर नेम है और ये सब ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी रखेंगे, पासवर्ड हम पासवर्ड रख देते हैं यहाँ पर। और इसे हम जब कनेक्ट करेंगे इस तरह से तो देखो ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये देखो कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस। और ये कनेक्ट जो है गलत हुआ है क्योंकि देखो ये हुआ है 01 वाला, और हमारा वो 01 नहीं था, हमारा था 02। इसको वापस से डिस्कनेक्ट करो, दोबारा से कनेक्ट करते हैं और ऑप्शन में जाएंगे। देखो ऑप्शन में कनेक्ट टू डेटाबेस मैंने पहले कनेक्ट किया था तो ये यहाँ पर डाल दिया था मैनुअली। तो मुझे ये वाला डेटाबेस यहाँ पर डालना है, राइट। और वापस ऑप्शंस में आते हैं, पासवर्ड दोबारा डालता हूँ और फिर कनेक्ट करते हैं, राइट। देखो अभी कनेक्ट हो चुका है और राइट TestDB02 आ चुका है। देखो एक बात नोट करने वाली ये है कि जहाँ भी हम Azure SQL डेटाबेस में कोई डेटाबेस बनाते थे तो वो हमसे नेम पूछता था, और जब हम नेम डालते थे वो बताता था हमको कि ये नाम अवेलेबल है और ये नाम अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, राइट, क्योंकि जब हमने TestDB01 बनाया तो भी बन गया, 2 बनाया तब भी बन गया था। रीज़न ये है क्योंकि ये नाम जो है यहाँ पर कुछ भी बना देता है, जो आप रखोगे वो बना देगा, लेकिन उसके आगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देगा। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कुछ और कैरेक्टर ऐड कर देगा उसको यूनिक बनाने के लिए। तो डिस्प्ले हमें करेगा ऐसे, यही वाला देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, TestDB01 शो कर रहा है तो डिस्प्ले यही करेगा, लेकिन इंटरनल इसका नेम जो है वो ये है पूरा, ना कि ये वाला TestDB02। इसका इंटरनल नेम जो है पूरा ये वाला है, राइट। तो ये वाला सरदर्दी अपने आप ले लेता है, हमें जो भी रखना है नेम हम वो नेम रख सकते हैं, और इंटरनल जो है ये अपना डेटाबेस नेम बना लेगा, कुछ और सफिक्स ऐड कर देगा उसके अंदर, राइट। तो देखो यहाँ पर टेबल्स भी हैं, एक्सपैंड करके देखते हैं और ज़रा यहाँ पर एक व्यू था, उस व्यू को देखते हैं रन करके। ये रहा, ठीक है, स्क्रिप्ट व्यू सिलेक्ट, ओके, ये रहा हमारा वो। रन करते हैं, देखो डेटा यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है लाइव कनेक्टेड है और वहाँ से डेटा भी आ रहा है। तो जो भी हमें क्वेरी करनी है, जो भी सब कुछ टेस्ट वैस्ट करना है, सब हम यहीं से कर सकते हैं। अगर हम इसके फैमिलियर हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम विजुअल स्टूडियो से भी कर सकते हैं, जो भी आपको फैमिलियर लगता है, या फिर इनबिल्ट हम ब्राउज़र पर भी कर सकते हैं सीधा। ओके, अब आते हैं हम एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर कि क्या हम किसी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट, तो ऐप से कनेक्ट करके तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम एक टेस्ट रख सकते हैं उसका, राइट। तो किस तरह से वो काम करेगा, तो देखो सिंपल, अभी कनेक्टेड है डेटाबेस और यहाँ पर आपको मिल रहा है न्यू API फॉर GraphQL। इस पर हमें क्लिक कर देना है और एक API बनाने के लिए हमसे कहेगा, राइट। API नहीं जानती हैं तो बिल्कुल सिंपल है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे हम एक एप्लीकेशन जो है दूसरी एप्लीकेशन से बात कर सकती है। तो अगर हमें वेदर का डेटा लेना है तो हमें वेदर की API चाहिए होती है। तो जितने भी वेदर के ऐप्स होते हैं वो सब API, वेदर की API से काम कर रहे होते हैं। मान कोई भी अगर हमारी एक एंटिटी है जिसके पास वो डेटा है तो वो एक API बना देगा और उस API से कनेक्ट करके सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन आप देख रहे हैं तो डिफरेंट टाइप्स की ऐप्स हैं हमारे पास, उन सब पर हम स्टॉक डेटा देखते हैं। तो जो डेटा है वो मेन स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर ही है, लेकिन उन्होंने API बनाई हुई है और उस API को सभी ऐप वालों ने कनेक्ट किया हुआ है और वो वहाँ से डेटा फैच कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अभी हमारे पास SQL कनेक्टेड है, अब हम चाहते हैं कि इस SQL को हम API कन्वर्ट करना चाहें। तो देखो बिल्कुल फैब्रिक के अंदर हम उस API को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उस API का नाम डाल रहे हैं हम, नाम डालते हैं API
अंडरस्कोर .NET Home, राइट। इस नाम से हमने एपीआई बना दी है। क्रिएट करते हैं तो देखो ये बन गया हमारा एपीआई। अब कौन कौन सा डेटा हमें यहाँ पर चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर एपीआई के लिए। हम डिफरेंट एपीआई बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस एपीआई के लिए मैं कोई एक टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट टेबल, ये अच्छी नहीं लग रही है। ये वाली टेबल ठीक है, राइट। नेम, कोड, कॉस्ट, ये टेबल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। और अब करते हैं लोड। तो सबसे पहले हमें डेटा चाहिए, ठीक है। डेटा आ गया, ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर ये एक क्वेरी का सैंपल दे रखा है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी को ही कंट्रोल स्पेस से सजेशन मिलेंगे, कोई बात नहीं है, इसे हटा दो। अब ये है हमारी क्वेरी, तो इसे एक्चुअल में रिमूव कर देते हैं बीच का पार्ट। ये हमारी क्वेरी है। अब यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, तो अब यहाँ पर टाइप करते हैं हम प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स टाइप करने के बाद आइटम्स, और आइटम्स में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट नंबर, कलर, सेल स्टार्ट डेट, सेल एंड डेट और मॉडिफाइड डेट, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेरी बना ली है। तो इस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न होगा, नहीं वो हम वो बना रहे हैं कि डेटा कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो ये सब बनाने के बाद अब रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सैंपल मिल जाएगा डेटा का। देखो यहाँ पर इस तरह से डेटा जो आएगा JSON फाइल में। अगर आपने एपीआई देखी तो एपीआई जो का रेस्पॉन्स होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, राइट, जो कि ठीक लग रहा है यहाँ पर देखने में। तो अब हमें एक पाइथन कोड जनरेट करना है जिससे अभी एपीआई को टेस्ट करें कि एपीआई में कुछ हिट करें और ये हमें रिटर्न में ये डेटा दे। तो हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे, बिल्कुल इजी है, यहाँ पर जनरेट कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कोड मिल जाएगा बना बनाया। लेकिन डेवलपमेंट पर्पस के लिए हमें एक डिफरेंट तरीके होते हैं, पर ये सब टेस्ट करने के लिए है। तो अगर आप चाहेंगे कि वो डेवलपमेंट तरीके को कैसे करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में। अदरवाइज हम देखते हैं कि कैसे सैंपल कर सकते हैं ना। जो यहाँ पर कमेंट किया हुआ है ये इन्फॉर्मेशन बता रही है कि कैसे करेंगे हम डेवलपमेंट में। लेकिन हम लोकली चला सकते हैं। तो लोकली चलाने के लिए मैंने इसको सबसे पहले हमें ये एज्योर आइडेंटिटी जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो है लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी हमें कैसे करना है तो सिर्फ इसको ही हम यहाँ पर गूगल कर लेंगे। और देखो ये एज्योर आइडेंटिटी राइट, ये हमारी पिप इंस्टॉल एज्योर आइडेंटिटी। इसको पकड़ करके सबसे पहले कमांड लाइन में जाकर के पेस्ट कर देंगे और रन कर देंगे, राइट। तो ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, ये शायद अलग एनवायरनमेंट में हुआ है इसलिए ये भी इंस्टॉल हो गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं कोई भी एक विजुअल स्टूडियो ओपन कर लो या फिर पाइचार्म, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर मैं एक न्यू ये हमने पाइथन की, और ये जो कोड है वो यहाँ पर, ये पूरा कोड यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। रन होते ही ये इस पर ही लॉगिन चाहिए इसको, तो जो भी हमारी आईडी है उससे हम इसे लॉगिन कर लेंगे। और ये लॉगिन हो चुका है ऑलरेडी। अब वापस जाते हैं और देखते हैं, देखो इसने डेटा रिटर्न कर दिया है, राइट। देखो ये पाइथन नोटबुक चली और इसने ये डेटा रिटर्न कर दिया है। कोड में जाएंगे नीचे तो देखो और कुछ नहीं है, एंड पॉइंट है, क्वेरी जो हमने डाली थी वही है। यहाँ पर क्वेरी चेंज कर देंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बाद में जो है JSON.dump से इससे डेटा बन रहा है, राइट। तो इससे हम
पांडास डेटा फ्रेम में डाल सकते हैं, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर टेबल बन जाएगी। इन पर बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा कि देखो JSON का डेटा रिटर्न आ गया है, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। अगर वीडियो चाहते हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पर डेटा देखो API के रूप में रिटर्न आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधा इसे लोकली कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए वो बार बार वो ओपन कर रहा है ब्राउज़र को। जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार ब्राउज़र खोलेगा और उसे हमें मैनुअली हिट करना पड़ेगा, राइट। अदर तरीका हमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए हमें एक एप्लीकेशन, यहाँ पर देखो लिखा है साफ साफ, ऑलवेज रजिस्टर्ड एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एंटर ID टेनेंट। वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन बनाएंगे और वहाँ से हम उसको क्रेडेंशियल लेकर के इसे ऑन कर देंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, राइट। तो समझ में आ गया होगा कि कितना जो है फैब्रिक्स में जो है दिन ब दिन जो है चेंजेस आते जा रहे हैं, नए नए फीचर्स जो है एक इंटरेस्टिंग वे में हमारे पास आते जा रहे हैं। तो आपको सीखते रहना है, राइट। होपफुली जितनी ज़्यादा स्किल्स आप एक्वायर करेंगे उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपको इस डेटा डोमेन में ऐसे आउटलायर बनने के लिए, राइट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जो है फ्यूचर्स में ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।